नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव, स्वागत है आपका। तो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की क्लास है और आज जो हमारा चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका। तो बच्चे, प्रस्तावना या उद्देशिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे? जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप खुद समझेंगे कि वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि पूरे संविधान को पढ़ने में आपकी जो उद्देशिका है प्रस्तावना, ये मदद करती है। तो हमें समझना है कि उद्देशिका और प्रस्तावना किस तरीके से हमारी मदद करेगी। तो सबसे पहले एक बात, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं पहले बता दूं। क्लियर है बच्चे? कि प्रस्तावना जो है, क्लियर है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना क्या है? तो हम कहेंगे प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है चाबी। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है। क्लियर है? तो बच्चे पहले ये समझिए कि प्रस्तावना को संविधान की चाबी यानी संविधान की कुंजी कहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि इसे संविधान की कुंजी कहा गया है? बच्चे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान है उसे किसने बनाया है? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा तो 1946 में बैठी हुई थी और आज 2020 का भारत है। हमें पता कैसे चलेगा कि उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि जिस तरीके से उन लोगों ने भारत का संविधान बनाया? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है तथा संविधान निर्माता तथा संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं तथा यही जो प्रस्तावना है बच्चे, ये जो संविधान निर्माता थे आखिर उनके विचार क्या थे उसको भी जानने की कुंजी है। यानी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है उनके विचारों को हम किससे जान सकते हैं? संविधान की प्रस्तावना से जान सकते हैं। क्लियर है? फिर याद रखेंगे कि जो प्रस्तावना है उसे ही संविधान का दर्शन भी कहा गया है। यानी प्रस्तावना और क्या है बच्चे? संविधान का दर्शन है। देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे शब्द जो है प्रस्तावना के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो जाहिर है कि प्रस्तावना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? दर्शन है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक। नाउ बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या हमें समझना है। पहले याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवा दूं कि संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी आर्टिकल, अनुच्छेद नहीं है बच्चे जो प्रस्तावना की बात करता है। इसका मतलब है संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं, आदर्श कहते हैं, दर्शन कहते हैं और संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज हमारी क्लियर होती जाएगी। तो याद रखिएगा कि संविधान में प्रस्तावना का कहीं उल्लेख नहीं है। क्लियर है? अच्छा सभी बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, क्लियर है, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, क्लियर है बच्चे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिससे प्रस्तावना निकली है, जिससे प्रस्तावना निकली है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे याद रखना है आपको
कि जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव बच्चे संविधान ये प्रस्तावना क्या का आधार है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना कहां से निकली है, उद्धृत कहां से हुई है, तो हम सीधे कहेंगे कि प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से कौन निकला है, प्रस्तावना निकला। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना की भाषा कहां के संविधान से लिया है हमने, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इस बात को भी याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। तो आप इन बातों को नहीं भूलेंगे, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पर आपने एक बात क्लियर किया होगा, अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि एक्चुअल में प्रस्तावना में है क्या। ये तो प्रस्तावना की सारी खूबियां हैं कि प्रस्तावना को ये कहा गया है और प्रस्तावना को वो कहा गया है। तो पहले आपको इन सभी बातों को याद रखना है। क्लियर है। मैं मिटाऊं इसे ताकि हम क्लास में आगे बढ़ सके। ओके, बच्चे याद रखेंगे एक केस हुई थी जिसे कहा गया था बेड़ूबाड़ी वाद 1960। क्लियर है बच्चे। वाद का मतलब होता है केस, कोई मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो याद रखिए बेड़ूबाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, याद रखेंगे। ये सारे डिसीजन किनके हैं, सुप्रीम कोर्ट के। तो हमें याद रखना है बेड़ूबाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां संविधान का उल्लेख या संविधान के भाषा की व्याख्या, संविधान के भाषा की व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी, प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी, प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि ये बेड़ूबाड़ी वाद 1960 में आई हुई थी बच्चे ये केस। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाषा, जहां आपको प्रॉब्लम हो, जहां आपको समझ में नहीं आए, तो आप संविधान की भाषा की व्याख्या किसके आधार पर करेंगे, प्रस्तावना के आधार पर। तो यहां सभी बच्चे याद रखेंगे कि बेड़ूबाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि संविधान के भाषा की व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी, तो प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी। क्लियर है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, याद रखेंगे। इसी केस में बाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई। याद रखिएगा कि बेड़ूबाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह रही है कि संविधान के भाषा की व्याख्या आप किसके आधार पर कीजिए, प्रस्तावना के आधार पर कीजिए। बाद में उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती, अतः विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती, अतः विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया कि इस केस में ही दो तरह की बातें आ गई। पहली बात यह कहा जा रहा है कि बेड़ूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आपको संविधान के भाषा को समझने में दिक्कत है तो उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर कीजिए। और बाद में ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें विधायिका कोई संशोधन नहीं कर सकती।
इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को यहां पर विरोधाभासी बनाया या चेंज किया। तो बच्चे ये बेड़ूवाड़ी केस वाली बात को आप याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज कंफ्यूजन में आपको नहीं रख सकती, क्योंकि संविधान है, लोकतंत्र है। इसके बाद एक केस हुआ जिसे कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग। ओके, अब देखिए बच्चे, अगली केस में क्या कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केसों को आपको याद रखना है। अगला केस था बच्चे, एक केस हुआ था जिसे कहा गया था केशवानंद भारती बनाम का मतलब है वर्सेस, किसके साथ हुआ था, बनाम केरल सरकार। और ये कब हुई थी, 1973 में। तो सभी बच्चे याद रखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कह दिया बच्चे, प्रस्तावना संविधान का भाग है। पूरी बात समझ में आ गई। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया और उसने क्या कह दिया कि प्रस्तावना किसका भाग है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। और देखिए केशवानंद भारती केस में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है बच्चे कि प्रस्तावना संविधान का मौलिक ढांचा है। प्रस्तावना संविधान का मौलिक ढांचा है। ये सारी बातें याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को दिया। उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और फिर क्या कहा प्रस्तावना को कि संविधान का मौलिक ढांचा है। याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और प्रस्तावना ही संविधान का क्या है, मौलिक ढांचा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप भूलेंगे नहीं कि प्रस्तावना संविधान का मौलिक ढांचा है। तो जिसने प्रस्तावना को समझ लिया, क्या वो संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं समझ लेगा? और बच्चे पूरी संविधान आगे किस पर चलेगी, इसी मौलिक ढांचे पर चलेगी। क्लियर है? अब प्रश्न ये आया कि ठीक है चलो, केशवानंद भारती में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ठीक है, अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रश्न ये भी तो था। तो अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का मौलिक ढांचा है और विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। देख सकते हैं, लिख दिया बच्चे कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका जो है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, किंतु देखिए यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, किंतु संशोधन कर सकती है किंतु मौलिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता, किंतु मौलिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता, मौलिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता। देख सकते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि विधायिका जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि हाँ, आप प्रस्तावना में संशोधन कीजिए पर मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकते। इसका मतलब है आप कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि प्रस्तावना को कम नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उल्टा चीज बढ़ सकती है। तो अगर आप प्रस्तावना में संशोधन करेंगे तो पहले की चीज ऐसे ही रह जाएगी और उसमें और चीज आकर जुड़ जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई? तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाली बात को पूरा याद रखना है बच्चे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद रखना है कि प्रस्तावना क्या है, वो संविधान का मौलिक ढांचा है। पहले तो ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना है कि ये संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें संशोधन
किया जा सकता है, लेकिन आप मौलिक ढांचे को नहीं बदलेंगे, यानी मौलिक ढांचे को हम इसमें नहीं बदल सकते। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, पहले मैं मिटाऊं इसे। आप इन केस को याद रखिएगा, आपसे केस भी पूछते हैं कि बताओ कौन सा केस, कौन सा वाद किससे रिलेटेड है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है। क्लियर है? अच्छा, फिर बच्चे 1957 में एक और केस हुई थी, जरा उस बात को हम कर समझ लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। क्लियर है बच्चे? हमें इस बात को समझना, और ये हुई थी 1957 में। क्लियर है? तो हमें समझना यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल में क्या हुआ था ये बात, और ये कब हुआ था? 1957 में। क्लियर है बच्चे? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा समझिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं होगा, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तित नहीं होगा, प्रवर्तित नहीं होगा। बच्चे याद रखिए, प्रवर्तित का मतलब लागू होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रवर्तित का मतलब क्या है? लागू। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना जो है न्यायालय में प्रवर्तित या लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो आप इसके लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते, चाहे वो सरकार अवहेलना करे या कोई भारत का नागरिक उसकी अवहेलना करे। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो न्यायपालिका में लागू नहीं होगी, न्यायालय में लागू नहीं होगी। पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे ना? तो चलिए यहां हमने क्या किया कि सबसे पहले मुख्य मुख्य बातों को सीख लिया प्रस्तावना के। अब हमें प्रस्तावना को समझना है कि एक्चुअल में प्रस्तावना है क्या। तो आप सभी बच्चे, अगर आपने पहले प्रस्तावना पढ़ा होगा तो आपने प्रस्तावना की शुरुआत पढ़ी होगी हम भारत के लोगों से। तो जितना प्रस्तावना है उसके एक एक शब्द को मुझे आपको पढ़ाना है और सिखाना है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखिए कि जो प्रस्तावना की भाषा है उसे कहा जाता है प्रस्तावना के तत्व। क्या कहा जाएगा? प्रस्तावना के तत्व। और सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्रस्तावना का तत्व ही संविधान का क्या है? मौलिक ढांचा है। इसलिए हमें एक एक तत्व को समझना है। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हमारी जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग से। तो पहले हम सीखेंगे कि हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है। यही है बच्चे प्रस्तावना, यानी संविधान की मौलिक ढांचा। अब हम एक एक शब्द को जब समझ लेंगे तो पूरी प्रस्तावना हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि सबसे पहले मैंने बोर्ड पर लिखा है भारत के लोग। तो चलिए समझते हैं कि पहले भारत के लोग का मतलब क्या होता है। बच्चे यहां पर याद रखिए, पहले मैं आपको नोट में कुछ सिखा देता हूं, इसे याद रखेंगे। बच्चे भारत के लोग में 3 तरह की कैटेगरी बनती है, जरा इसको समझिए। एक को कहा जाता है नागरिक, इसे सीखते हैं बच्चे। एक को नागरिक कहा जाता है, एक को व्यक्ति कहा जाता है, और एक शब्द और होता है वो होता है निवासी। तो आज हमें इस क्लास में ये भी समझना है कि नागरिक क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है और निवासी क्या होता है। याद रखिए भारत के लोग में ये तीनों शामिल हो जाएंगे, नागरिक भी, व्यक्ति भी और निवासी भी। तो पहले हमें पता तो चले कि नागरिक, व्यक्ति और निवासी क्या होता है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले याद रखिएगा, मान लीजिए कि मैं भारत देश की जमीन पे खड़ा हूं। क्लियर है? तो अगर मैं भारत देश की जमीन पे खड़ा हूं तो क्या मुझे इस जमीन पर मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है? तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ है। तो याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को वो जिस जमीन पे खड़ा है अगर उसे मत देने का अधिकार है, अगर उसे मत देने का अधिकार है तो वह उस जगह का क्या होता है? नागरिक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नागरिक क्या होता है
तो आप बोलेंगे कि वह जिस जमीन पे खड़ा है, अगर उस जमीन पर उस देश में उसे मत देने का अधिकार है तो वो उस देश का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। और अगर बच्चे याद रखिएगा कि मताधिकार नहीं है, मताधिकार नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे? वो उस जमीन पे खड़ा क्या है? एक व्यक्ति है। पूरी बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए विदेश से कोई मेरा दोस्त आ जाए और वो मेरे साथ घूमने निकला है, तो वो भारत की जमीन पे खड़ा है पर उसे मत देने का तो अधिकार नहीं है, इसलिए वो भारत की जमीन पर क्या कहलाएगा? वो एक व्यक्ति कहलाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे आप लोग कि जहां मत देने का अधिकार है तो वो नागरिक है, और अगर मत देने का अधिकार नहीं है तो वो क्या है? निवासी है। बच्चे अब कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए मैं किसी विदेश में चला जाऊं, फॉरेन कंट्री में चला जाऊं और वहां जाकर नौकरी करूं, तो क्या मैं वहां का नागरिक हो जाऊंगा? नहीं, नागरिक तो मैं भारत का ही रहूंगा, लेकिन मैं विदेश क्यों गया हूं? नौकरी के लिए, यानी रोजी रोटी के लिए। तो याद रखेंगे कि जो व्यक्ति जिस जमीन पर रहकर अपनी आजीविका चलाता है वो वहां का क्या कहलाता है? निवासी कहलाता है। तो अगर मुझे मत देने का अधिकार है तो मैं नागरिक हूं, मत देने का अधिकार नहीं है तो मैं व्यक्ति हूं, और अगर मैं वहां रोजी रोटी कमा रहा हूं तो फिर मैं वहां का क्या हूं? निवासी हूं। पूरी बात समझ में आ गई? तो पहले आप इन तीन शब्द का मतलब जानेंगे कि नागरिक, व्यक्ति और निवासी होता क्या है। नागरिक को मत देने का अधिकार है, व्यक्ति को मताधिकार नहीं है, और निवासी का मतलब है जो जहां रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है। तो भारत के लोग, बार बार कहा गया है बच्चे, हम भारत के लोग, यानी नागरिक भी है, व्यक्ति भी और निवासी भी है, यानी हमारे संविधान ने इन तीनों को सुरक्षा दी है, क्योंकि भारत ने गुलामी देखी है, गुलामी के दंश को हमने झेला है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो पहले मैं आपको ये मिटा दूं और अब भारत के लोगों को समझाना शुरू करता हूं, और बहुत इजी है, जैसे बोल रहा हूं उसको समझते चलिए, ताकि हम एक एक प्रश्न को क्लास नोट से ही बना लें, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो। पूरी बात समझ में आ चुकी है? क्लियर है ना? अब बच्चे यहां पर केयर कीजिए कि जैसे है भारत के लोग, क्लियर है? तो पहले मुझे ये बताइए कि संविधान किसने बनाया? यहां पर सभी लोग केयर कीजिए कि आखिर हमारा संविधान निर्माता कौन था। तो हमारे दिमाग में क्या आया कि जो संविधान निर्माता थे वो तो संविधान सभा के लोग थे। किसके लोग थे बच्चे? संविधान सभा के लोग थे। लेकिन क्या मैं संविधान सभा के लोगों को भारत के लोग कहूं? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माता कौन थे, तो बच्चे सिंपल सी बात है कि संविधान निर्माता तो संविधान सभा के लोग थे, लेकिन संविधान सभा में थे कौन? वो भारत के ही लोग तो थे। इसका मतलब है कि हमारे संविधान को किसने बनाया है? भारत के लोगों ने। यानी जो हमारी प्रस्तावना की शुरुआत भारत के लोगों से होती है, हम तुरंत सोचेंगे कि ये भारत के लोग हमारे संविधान निर्माता भी थे, क्योंकि संविधान सभा में भारत के लोग थे। वेरी गुड बच्चे, पूरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब जरा सोचिए कि ठीक है संविधान निर्माता भारत के लोग थे, पर ये सोचिए कि संविधान किसके लिए उन्होंने बनाया? किसके लिए बनाया? जरा सोचिए तो बच्चे। तो संविधान सभा के लोग या भारत के लोगों ने संविधान किसके लिए बनाया? भाई हमारे लिए तो ही तो बनाया था, भारत के लोगों के लिए ही तो बनाया था। तो याद रखना है कि संविधान बना भी किसके लिए? तो भारत के लोग के लिए। पूरी बात समझ में आई बच्चे? यानी भारत के लोग कहता है कि जो संविधान निर्माता था वो भी भारत के लोग थे, और किसके लिए बना? तो वो भी कौन थे? भारत के लोग थे। अब प्रश्न है बच्चे कि चलो ठीक है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान बना दिया, किसके लिए बनाया? भारत के लोगों के लिए। लेकिन जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक क्या संविधान लागू होगी? नहीं होगी। तो प्रश्न है बच्चे कि ठीक है चलो किसके लिए बना? तो भारत के लोगों के लिए। लेकिन प्रश्न है कि किसने स्वीकार किया? तो क्या कहेंगे बच्चे? भारत के लोगों ने ही तो स्वीकार किया था, क्योंकि भारत के लोगों के लिए बना था। तो देखिए कितनी अच्छी बात है बच्चे कि अगर पूछा जाए कि संविधान बनाया किसने, तो भारत के लोगों ने। किसके लिए बना? तो भारत के लोगों के लिए। और किसने स्वीकार किया? तो भी हम क्या कहेंगे? भारत के लोग।
तो याद रखिएगा कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत जो भारत के लोगों से होती है वो ये बताता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है, भारत के लोगों के लिए बनाया है, और इसे स्वीकार भी किसने किया है? तो भारत के लोगों ने। तो बच्चे जरा बताइए कि संविधान ने सर्वोच्च शक्ति फिर किसे दी है? बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संविधान ने सर्वोच्च शक्ति किसे दी है? तो भी हम क्या कहेंगे? हम भारत के लोग। तो ये है बच्चे हमारी प्रस्तावना में भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों को ही संविधान ने क्या दिया है? सर्वोच्च शक्ति दी है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप भूलिएगा नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति, सुप्रीम पावर जो है बच्चे, वो किसे दी है? तो आप क्या कहिएगा कि संविधान ने सुप्रीम पावर भी है, वो भी किसे दिया है? तो भारत के लोगों को दिया है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो बच्चे हम भूलेंगे नहीं कि संविधान को बनाया किसने? तो भारत के लोगों ने। किसके लिए बनाया? तो भारत के लोगों के लिए। किसने स्वीकार किया? तो भारत के लोग। इसीलिए संविधान ने सर्वोच्च शक्ति किसे दी है? हम भारत के लोग। तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि हम भारत के लोग जो है संविधान का मौलिक ढांचा है, हमें बदला नहीं जा सकता और न ही हम में कोई संशोधन किया जा सकता है। और देखिए संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति हम भारत के लोगों को दी है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? हम भारत के लोगों के पास है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है? चलिए, तो यहाँ बच्चे हमने सबसे पहले क्या किया कि भारत के लोगों को अच्छे से सीख लिया। क्लियर है? अब हम प्रस्तावना में आगे बढ़ते हैं और दूसरे शब्द पर जाते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न है बच्चे, अगला शब्द क्या है? ध्यान से सुनिए और आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। क्लियर है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला शब्द क्या है बच्चे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और बच्चे आप इसी को संप्रभुता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभुता। तो याद रखेंगे कि हमारे प्रस्तावना का अगला तत्व आ गया प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता। तो सीखिए बच्चे कि प्रभुत्व संपन्न और संप्रभुता क्या होता है। ये मैंने आपको संविधान की विशेषता में भी बताया था, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। याद रखेंगे बच्चे कि जिस देश की घरेलू नीति, जिस देश की घरेलू नीति एवं विदेश नीति पर, जिस देश की घरेलू नीति एवं विदेश नीति पर किसी बाहरी शक्ति या देश का दबाव या हस्तक्षेप नहीं हो, दबाव या हस्तक्षेप नहीं हो, उसे संप्रभु कहते हैं। उसे संप्रभु कहते हैं। जैसे भारत। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यदि कोई देश है तो हर एक देश की घरेलू नीति और विदेश नीति होती है। तो बच्चे जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमारे देश की घरेलू नीति और विदेश नीति पर किसी बाहरी शक्ति या देश का दबाव हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए हम क्या कहलाते हैं बच्चे? संप्रभु कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता क्या है, तो आप कहेंगे कि जिस देश की घरेलू नीति एवं वैदेशिक नीति पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव या हस्तक्षेप नहीं हो, उसे संप्रभु कहते हैं। जैसे कि भारत, क्योंकि 1947 से पहले जब हम गुलाम थे तो हमारी घरेलू नीति और विदेश नीति पर ब्रिटिश सरकार का दबदबा था, अधिकार था। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हम पर किसी भी सरकार का दबदबा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चे कि इतिहास में कुछ देश पूंजीवादी हो गए थे और कुछ देश साम्यवादी हो गए थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने भी यही दो विकल्प थे, या तो पूंजीवादी में जाओ या साम्यवादी में जाओ। अगर भारत इन लोगों में जाता
तो कहीं ना कहीं इसकी विदेश नीति पर फिर इन दोनों का प्रभाव पड़ जाता। पर भारत ने न तो अमेरिका की पूंजीवाद को अपनाया और न रूस की साम्यवाद को अपनाया। भारत ने खुद को संप्रभु और प्रभुत्व संपन्न बनाया और कहा कि हमारे देश